नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएचयू बीएससी मैथ्स के 2018 का केमिस्ट्री सेक्शन। दोस्तों 2018 का हम केमिस्ट्री सेक्शन में डिस्कस करेंगे, रिस्पेक्टिवली फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सेक्शन आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बीएचयू बीएससी के एस्पिरेंट्स जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, डिफ्यूजन ऑफ हीलियम गैस इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन। ठीक, डिफ्यूजन के रेट के ऊपर बात हो रही है, तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। डिफ्यूजन ऑफ हीलियम जो होगा, अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन डिफ्यूजन ऑफ, मान लीजिए कोई गैस है, ये जो होगा वो रूट अंडर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4। इसकी अगर बात करेंगे आप, तो ये इसका जो वैल्यू आ रही है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 4 का जो वैल्यू है 4 टाइम्स आ रहा है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 16 × 4 यानी कि 64। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट 64 होगा उसी का डिफ्यूज़न हीलियम से 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो 64 की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 32, इसका आपका हो जाएगा 44 और ये आपका हो जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ गैसियस फेज। गैसियस फेज में दिया हुआ Kp/Kc का वैल्यू आपसे पूछा है, तो Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है मैं आपको बताता हूँ। Kp = Kc RT डेल्टा Ng, यानी कि Kp/Kc = RT डेल्टा Ng। जो डेल्टा Ng होता है ये एक्चुअल में चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर आपके 1 + 1/2 यानी कि 3/2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स है। तो ये हो जाएगा 1 - 3/2, वैल्यू आ जाएगी -1/2। प्रोडक्ट में से आप रिएक्टेंट की वैल्यू के नंबर ऑफ मोल्स को घटाते हो तो ये डेल्टा Ng का वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी RT⁻1/2। RT⁻1/2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। दोस्तों कौन सा वीकेस्ट एसिड, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन जो फ्लोराइड होता है ये वीकेस्ट एसिड होता है। और ये वीकेस्ट एसिड इसलिए होता है क्योंकि इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है फ्लोरीन आयन का वो ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, on mixing equal volumes of 2 buffer solutions of pH value 3 and 5 the pH of resultant solution will be। तो 2 pH की वैल्यू आपको मिक्स करके रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाना है, उसका pH आपसे पूछा गया है। तो अगर pH का वैल्यू ये 3 और 5 है तो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो आपका रिस्पेक्टिवली 10⁻³ और 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक, 10⁻³ एंड 10⁻5। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो N1V1 प्लस N2V2 का जो वैल्यू हो जाएगा N × Vnet हो जाएगा। अब V1 = V2 है और यहाँ पर ये दोनों, और यहाँ पर ये N का वैल्यू हो जाएगा 10⁻³ × V प्लस 10⁻⁻5 × V। और ये नॉर्मलिटी आप निकालेंगे जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है और वॉल्यूम इसका 2V हो जाएगा। V से V यहाँ पर कट जाएंगे तीनों और यहाँ पर N का वैल्यू आ जाएगा 10⁻³ प्लस 10⁻5 अपॉन 2। N का वैल्यू कितना हो जाएगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। N का वैल्यू आपका हो जाएगा 0.0005 के अराउंड, इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि N का वैल्यू यानी कि H+ आयन का कंसंट्रेशन आपको मिल गया, अब इसका लॉग ले लोगे। तो लॉग आप ले लोगे तो इसका वैल्यू अराउंड 3.21 के अराउंड आएगा, 21 एंड समथिंग। तो ये 3.3 के तकरीबन करीब है। तो pH आपका हो जाएगा D यानी कि 3.3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaF2 इज इतना, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हम इसको पानी में डाल देते हैं, CaF2 को वाटर में डालेंगे तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी Ca2 + 2F-। सॉल्युबिलिटी की बात है, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये भी S हो जाएगा और ये हो जाएगा 2S। अब KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा S × 2S का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू आपका आ जाएगा S × 4S² यानी कि 4S³
एस की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे ये, और इसको पुट करने के बाद जब आप उसको सॉल्व करोगे तो KSP का जो वैल्यू आएगा आपका वो आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -11, 3.2 इंटू 10 टू पावर -11 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, A non-ideal solution was prepared by mixing 30 ml of chloroform and 50 ml of acetone. The volume of mixture will be। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब क्लोरोफॉर्म में एसीटोन को मिक्स किया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो वॉल्यूम होता है वो घट जाता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। ये राउल्ट्स लॉ से भी डेविएशन फॉलो करता है और वॉल्यूम इसका घट जाता है, तो आपका जो मिक्सचर फॉर्म होगा उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो हमेशा लेस देन 80 ml हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको बता दूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस जो कि सॉल्यूशन में रिलीज हो जाते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, अ 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद। 6% सॉल्यूशन यूरिया किससे आइसोटोनिक है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस में ग्लूकोज आपको दिया हुआ है, तो ग्लूकोज में बस आपका कंसेंट्रेशन अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करूँ तो ये आपका 60 हो जाएगा। 6% सॉल्यूशन का मतलब होगा कि 6 ग्राम आपका यूरिया प्रेजेंट है 100 ml वाटर में, या ठीक। तो अगर मैं ऐसी कंसेंट्रेशन की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 6/60 इंटू 1000/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 1 मोलर कंसेंट्रेशन के इक्वल, यानी कि 6% सॉल्यूशन यूरिया का आइसोटोनिक होगा 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 59, द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ KCl, NaCl एंड KNO3 आर 152, 128 एंड 111 ये यूनिट रिस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3। तो आपको KCl, NaCl और KNO3 के दिए गए आपसे NaNO3 का पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हर्लॉस लॉ का फॉर्मूला है, हर्लॉस लॉ से आप इसको सॉल्व करेंगे। हर्लॉस लॉ में होता ये है कि जो मोलर कंडक्टिविटी या जो होती है आपकी सॉल्ट की, वही उनके आयंस के रिस्पेक्टिव कंडक्टिविटीज का सम के इक्वल हो जाती है। यानी कि इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे कि NaCl में आपके NO3 को ऐड कर दो और माइनस KCl कर दो। सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयन की कंडक्टिविटी काट देगा, और यहाँ पर क्लोरीन आयन की कंडक्टिविटी काट देगा, और आपका NaNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि NaCl की कंडक्टिविटी 128 प्लस KNO3 111 माइनस 152। इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 87 के इक्वल। इसकी वैल्यू आपकी 87 के इक्वल हो जाएगी, तो आपका आंसर बन जाएगा 87 इस यूनिट में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज 0.34 वोल्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 0.01 मोल कंसेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस। तो आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए ये पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है सेल का, वो निकालने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ सेल माइनस 0.059/n। n मतलब कितने आयंस का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर 2 आयंस का चेंज हो रहा है। लॉग में कंसेंट्रेशन अगर इक्वेशन देखेंगे तो आप ये रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर की कंसेंट्रेशन हो जाएगी 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻²। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू इतना रख दोगे, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.281 वोल्ट के अराउंड। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस A एंड B इज गिवन बाय रेट इज इक्वल टू K A to the power n B to the power m
ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड हाफ कंसंट्रेशन ऑफ बी द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। तो रेट का आपको वैल्यू दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम। नए रेट की बात करूंगा तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है ए का दोगुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 टू द पावर एन बाहर आ जाएगा, ये ए टू द पावर एन हो जाएगा, और इसका कंसंट्रेशन हाफ कर दिया जाता है बी का, तो ये 1/2 टू द पावर एम हो जाएगा, और फिर बी का कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये दो इक्वेशन का रेशियो आप निकालोगे तो आप के से के कट जाएगा, ए टू द पावर एन से ए टू द पावर एन कट जाएगा, बी टू द पावर एम से बी टू द पावर एम कट जाएगा। वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 टू द पावर एन अपॉन 2 टू द पावर एम, इसका वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर एन माइनस एम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इतना, द हीट ऑफ रिएक्शन इज इतना, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ B2A इज। ठीक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए ग्राफ बना देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो ग्राफ आपका बनता है वो आपका ऐसे बनता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू रहती है इसको हम लोग जो एक्टिवेशन एनर्जी करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी होगी, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगी। यहाँ पर जो चेंज दिया है यानी कि डेल्टा एच का वैल्यू दे रखा है वो 80 किलो जूल दे रखा है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी होती है यही आपका डेल्टा एच हो जाता है, और इसका वैल्यू आपको 80 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है इसका वैल्यू आपको 200 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन ये ए टू बी के लिए है, तो बी टू ए के लिए आने के लिए कितना होगा, तो बी टू ए आने के लिए ये पूरा यानी कि 200 प्लस 80 के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आपकी आ जाएगी 280 किलो जूल पर मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ मैंने आपको दिया हुआ है, एंडोथर्मिक के ग्राफ जो होता है वो ए साइड में थोड़ा कम हो जाता है, बी साइड में ऊपर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव कलर मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंस, इट वर्क बाय। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो एड्सॉर्प्शन के फिनोमेना पे काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 है, द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय एसिडिफाइड KMnO4 इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। ये एग्जांपल जो होता है आपका KMnO4 को एसिडिफाइड करके ऑक्सैलिक एसिड में ऐड करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन का एग्जांपल होता है ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस से वो आगे बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच इज मोर पावरफुल टू कोगुलेट नेगेटिव कोलाइड। नेगेटिव जो है कोलाइड को कोगुलेट करने के लिए क्या ज़्यादा होगा, तो नेगेटिव कोलाइड को कोगुलेट करने के लिए वो ज़्यादा इफिशिएंट होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसको आप पानी में डालेंगे तो ये क्ले प्लस फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर आप डालेंगे तो ये आपका Na+ बना देगा, यहाँ पर Zn+2 के फॉर्म में फॉर्म होगा सॉल्यूशन के स्टेट में, और यहाँ पर Al+3 के फॉर्म में होगा। तो नेगेटिव कोलाइड को कोगुलेट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा चाहिए होता है, यानी कि यहाँ पर टी ऑप्शन जो है AlCl3 वो आपको हेल्प करेगा नेगेटिव कोलाइड को कोगुलेट करने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद बोरॉन लीड्स टू। सिलिकॉन को अगर हम बोरॉन से डोपिंग करा दें तो होगा क्या कि सिलिकॉन जो के ऊपर 4 बॉन्ड्स रहते हैं, बोरॉन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और एक बॉन्ड एम्प्टी हो जाएगा। एक बॉन्ड जो एम्प्टी हो जाएगा वो एज अ होल बिहेव करेगा, और बहुत सारी डोपिंग होने की वजह से होल की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। होल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के मतलब हो कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन पैरामीटर इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें से कौन सा पैरामीटर जो है चेंज इन टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो मास में तो कोई चेंज नहीं आता, मगर चेंज आता है वॉल्यूम में। वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू लीटर में है, जो पर लीटर या फिर पर जो है ml निकाला जाएगा, जिसके ऊपर वॉल्यूम का इफेक्ट रहेगा वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा, और जिसके ऊपर टेम्परेचर वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं रहेगा वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम है ये चेंज हो जाएगा, नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम होता है ये भी चेंज हो जाएगा, मोलैरिटी
में भी वॉल्यूम आता है, ये भी चेंज हो जाती, लेकिन मोलैरिटी चेंज हो जाती है, लेकिन मोलैरिटी चेंज नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज। स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन जो होता है गैस का सॉलिड सरफेस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्यों होता है? तो स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन है तो डेल्टा जी जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा टी माइनस, यहाँ पर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। डेल्टा एच एक्सोथर्मिक है यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये टोटल जो वैल्यू है ये अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो जो आपका रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इसको पॉजिटिव होने के रोकने के लिए आपको डेल्टा एस यानी कि जो एंट्रोपी की वैल्यू उसको नेगेटिव होना होगा। तो नेगेटिव होने के मतलब हो जाएगा कि एंट्रोपी आपकी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई भी गैस किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगी तो उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो भी सीज कर जाएगा, और मूवमेंट चेंज सीज कर जाएगा इसका मतलब उसकी रैंडमनेस खत्म हो जाएगी, और रैंडमनेस खत्म होने का मतलब है कि डेल्टा जो एस है वो डिक्रीज कर जाएगा उस गैस के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, पीवीसी स्टैंड फॉर। पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा है, तो पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी की वायर्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, पीवीसी की कोटिंग लगती है वायर्स में, तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है वो अल्कोहल होता है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस। इथाइल अल्कोहल जो होता है वो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है, तो प्राइमरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और सेकेंडरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो आपका कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और एल्डिहाइड आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, पैरासीटामॉल इज। पैरासीटामॉल क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, पैरासीटामॉल जो होता है वो एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो आपको बुखार में दी जाती हैं, जो आपको बुखार कम करने में हेल्प करती हैं। तो पैरासीटामॉल जो होता है एंटीपायरेटिक होता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को लोअर करने का काम करता है वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलन रिएजेंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, टॉलन रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, एल्डिहाइड के स्पेसिफिक टेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो एसिटल एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड होता है, तो ये तीनों इस टेस्ट को दे देंगे, मगर एसीटोन जो होता है वो कीटोन है एक तरह का, वो जो है इस टेस्ट को नहीं दे पाएगा। इसके लिए इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, फॉर एल्डिहाइड एंड अमोनिया रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया जो रिएक्ट करते हैं तो वो हेक्सामिथाइलिन ट्राइएमीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, वो फॉर्मेशन करता है हेक्सामिथाइलिन डाइमीन का, टेट्रामीन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, मैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आर। तो मैं आपको बता दूं, मैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड जो होता है वो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स होता है एक दूसरे का, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स होता है एक दूसरे का। तो ये सिस और ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नाम से जाना जाते हैं, तो ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, एसिटिक एसिड ऑन हीटिंग विथ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस। एसिटिक एसिड को आपने हीट किया इथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये रिएक्शन आप करते हैं, एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के प्रेजेंस में डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में किया जाता है, तो प्रोड्यूस होता है आपका ईस्टर। ईस्टर जो होता है वो एक तरह से कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्मेल उनकी अच्छी होती है, स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, और उनकी जो है नाइस स्मेल होती है, और उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है COOR, यानी कि डबल ओ के दोनों तरफ जो होते हैं ये आपके अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन आप देखते हैं, तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट नहीं, यहाँ पर भी कोई इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट नहीं, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, वुल्फ किश्नर रिडक्शन इज यूज्ड फॉर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो होता है
वो एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिस्पेक्टिव अल्केन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस रिडक्शन से एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्केन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन को साथ में आप लोग जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, इफ 2 valencies of carbonyl group are satisfied by 2 alkyl groups the compound formed is। अल्काइल ग्रुप 2 लगे हुए हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो कार्बोनिल ग्रुप आपका ये हो जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पर आपके इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और बीच में अगर ये बॉन्ड है तो इसको आप लोग कीटोन के नाम से जानते हो। ये आपका कीटोन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। यूरिया के 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करने पे मैं आपको बता दूं कि बायोरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, बाय विच रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइल अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड को मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उस रिएक्शन का नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट करने में मिथाइल अल्कोहल। इसमें क्या होता है कि सोडियम और Hg का इस्तेमाल होता है और आपका फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल अल्कोहल में। अब इसका क्या रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये आप जानने के लिए आप हमारी लेक्चर सीरीज को फॉलो करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जेमिनल डाइहैलाइड वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पर जो हैलाइड आपका होता है वो आप 2 हैलाइड सिंगल कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि एक ही कार्बन के साथ 2 हैलाइड्स जहां पर जुड़े होते हैं उनको हम जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर तो अलग अलग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी अलग अलग जुड़े हुए हैं सेम कार्बन के साथ, नहीं यहाँ पर जो है यहाँ पर CH2 के साथ ये बॉन्ड है, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 हैलाइड आपके जुड़े हुए हैं। तो ये आपका जेमिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी नॉक इन पेट्रोलियम फ्यूल। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसकी चर्चा मैं आपसे लेक्चर सीरीज में भी कर चुका हूँ। लेक्चर सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो मैं इसके पहले भी बात कर चुका हूँ इनिशियल लेक्चर्स में ही कि TEL ट्राई टेट्रा इथाइल लेड जो होता है उसी को हम लोग एंटी नॉक की तरह इस्तेमाल होता है पेट्रोलियम फ्यूल में। तो ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, ग्लिसरॉल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मैं आपको बता दूं कि जो ग्लिसरॉल होता है वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, वहां पर 3 OH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, द टेस्ट विच इज नॉट गिवन बाय एसीटोन इज। एसीटोन द्वारा कौन सा टेस्ट नहीं दिया जाएगा, तो आपको मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा, स्किफ टेस्ट। स्किफ टेस्ट जो होता है वो एसीटोन नहीं देता है। स्किफ टेस्ट बेसिकली आपके एल्डिहाइड कंपाउंड्स ही दे पाते हैं, एल्डिहाइड कंपाउंड्स के लिए ही ये स्किफ टेस्ट होता है, तो एसीटोन आपका नहीं दे पाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट बिलोंग्स टू आर रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन अगर आप हमारी लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस बारे में बहुत डिटेल में हमारी बात होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं इसका ऑप्शन टिक करवा देता हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, जो सीरीज थी वो डिस्कवर होती बाल्मर, और बाल्मर के अंदर आपकी जो लाइट रेज आती है वो आती है विजिबल। तो ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0 पोटेंशियल एनर्जी विल हैव एन एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ। एसोसिएटेड वेवलेंथ की बात किया है काइनेटिक एनर्जी देख के, तो इस वेवलेंथ जो आपकी आएगी इसको हम लोग लैम्डा से डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन
mv। अगर mv को हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो ये आपका हो जाएगा h अपॉन रूट अंडर 2m के। यही मतलब काइनेटिक एनर्जी। h का जो वैल्यू होता है, यहाँ मैं आपको बता दूँ, h जो होता है उसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास आपको गिवन है, इसका वैल्यू आपको गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और उसके बाद h का वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू होगा, इसके वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ लैम्डा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो आपको काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको आप जूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी आपकी जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। मास आपको गिवन है, h का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका 1.23 इंटू 10⁻10 मीटर के इक्वल आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। एलिमेंट्स A एंड B कंबाइन टू फॉर्म AB2 एंड A3B2 व्हेन 0.1 मोल ऑफ AB2 वेज 10 ग्राम एंड 0.005 मोल ऑफ A3B2 वेज 9 ग्राम। द एटॉमिक वेट ऑफ A एंड B आर। एटॉमिक वेट आपसे पूछा है तो एटॉमिक वेट x A का जो है आप x मान लो और B का मान लो y। तो मॉलिक्यूलर वेट आपका यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ नीचे की तरफ। AB2 का जो मॉलिक्यूलर वेट वो हो जाएगा आपका x प्लस 2y और A3B2 का जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y। इसके अगले मैं बात करता हूँ तो गिवन वेट आपको गिवन है, तो AB2 का गिवन वेट इतना है, इसको आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मोल का वैल्यू आपको गिवन है। यहाँ पर 0.1 को मैं 1/10 कर देता हूँ। ये आपका हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ये एक इक्वेशन आपकी बन गई। दूसरा भी ऐसे करेंगे, ये दूसरे वाले को आप सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा गिवन वेट यानी कि 9/3 प्लस 2y और यहाँ पर इसका वैल्यू जो है 0.05 है, इसको 5/100 लिख सकते हैं आप, यानी कि 1/20। इससे इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बनेगी वो होगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x का वैल्यू आ जाएगा आपका 80, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 40, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट जो A का होगा वो हो जाएगा 40। 40 को आप पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 30, यानी कि A का जो वेट है वो 40 है और B का जो वेट है वो है आपका 30। तो 40 और 30 वाला ऑप्शन देखते हैं तो A का आपका 40 है और B का 30, ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन प्रिमिटिव फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक जो है FCC, इसमें आपसे एटम्स पर यूनिट सेल पूछा है। तो एटम आप FCC के केस में जो एटम्स होते हैं वो होते हैं 4, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाता है। दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक होता है PCC FCC में BCC B फॉर बाई मतलब 2, तो इफेक्टिव नंबर हो जाते हैं 2। FCC में F मतलब 4, तो इफेक्टिव नंबर हो जाते हैं 4। इस ट्रिक से याद करेंगे तो BCC FCC आपको याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, आपको पैरामैग्नेटिक स्पीसीज के बारे में बताना है। तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज क्या होती हैं? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज जो होती हैं वो स्पीसीज होती है जहाँ पर आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें इस कंपाउंड की तो यहाँ पर ये जो निकल है ये +2 के फॉर्म में है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर +2 के फॉर्म में है। तो कॉपर और निकल, कॉपर का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3d9 4s2। यहाँ पर ये चला जाएगा आपका 4s2 के जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर के निकल जाएंगे। निकल के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर निकल भी +2 के फॉर्म में है, तो सीरीज याद होनी चाहिए आपको। ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स है दोनों, ये हो जाएगी सीरीज। (29) इसका वेट होता है, इसका वैल्यू होता है 28 है इसका वैल्यू। और
तो ये आपका 3d8 4s2 के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो 3d8 बचेगा। और आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो लिगेंड्स हैं ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, CN भी और अमोनिया भी। लेकिन होगा कि CN यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करने में कामयाब हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन CuNH3 में क्योंकि यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका फ्री बचेगा। वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन में जाएगा और आपकी पैरामेट्रिक जो है प्रॉपर्टीज वगैरह भी शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इन 100 ml ऑफ 0.01 मोल सॉल्यूशन ऑफ इतना एन एक्सिस ऑफ AgNO3 इज एडेड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड विल बी। मैं आपको बता दूं, जब ये जो आपका कंपाउंड है ये वाटर में जाएगा तो जितना इसका मोलर कंसंट्रेशन होगा उतना ही ये Cl प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली AgNO3 भी जब पानी में जाएगा तो उतना ही Ag प्रोड्यूस करेगा जितना इसका कंसंट्रेशन होगा। क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में तो इसका कंसंट्रेशन पे आपका प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करेगा मगर इसके कंसंट्रेशन पे करेगा। तो अगर ये 0.001 मोलर जाता है तो ये 0.001 मोलर आपका Cl माइनस क्रिएट होगा। तो अगर 0.001 Cl माइनस क्रिएट होगा तो AgCl का फॉर्मेशन भी 0.01 मोलर के अराउंड ही होगा। तो 0.01 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बॉन्ड ऑर्डर विद इंक्रीज। तो बॉन्ड ऑर्डर ये 4 प्रोसेस आपको गिवन है और किस में इंक्रीज होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी, मैं ट्रिक रिवाइज कर देता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर 14 होती है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होता है, ये मैक्सिमम होता है। उसके बाद आप जैसे जैसे इस सीरीज में आगे जाओगे तो 0.5 को घटाते चले जाओ, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1.5, ये आपका हो जाएगा 1। सिमिलरली ऊपर भी चले जाओ, ऊपर भी वैल्यू इसी तरह घटती चली जाएगी, ये आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.5। तो जितना 14 के आप करीब रहेंगे उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर आप नाइट्रोजन को पहले एग्जांपल कंसीडर करें तो नाइट्रोजन प्लस हो रहा है, यानी कि 3 से 2.5 कन्वर्ट हो जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आपका डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली कार्बन 12 से 11 हो जा रहा है तो 12 से 11 हो जाएगा तब इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। ये 10 से 9 हो जाएगा तो ऊपर है ये भी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 आप देखेंगे तो ये आपका 16 से 15 की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, यानी बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड CnCO NH3OH अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड स्ट्रेंथ इज। फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन सा वीक लिगेंड है उस ऑर्डर में आपको लिखना है। तो मैं आपको बता दूं सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होगा वो आपका CO होता है, उसके बाद आपका CN आता है, उसके बाद आपका देन आफ्टर NH3 आता है, फिर आपका आता है OH-। ये इसका ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में ये ऑर्डर नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में भी ऑर्डर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में भी ऑर्डर नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 ये ऑर्डर मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, सेलेक्ट द कंपाउंड इन विच मेटल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल आपको चुनना है। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर Ti की बात कर लेते हैं। तो Ti आपका यहाँ पर +4 में है। Cu की बात कर लेते हैं तो Cu भी आपका +2 में है। निकल की बात करते हैं तो निकल आपका +2 में है। लेकिन यहाँ पर जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल हाइब्रिड ऑर्बिट्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप आर इन्वॉल्व। तो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों वो फॉर्म करता है आपका DsP2 कन्फिग्रेशन में। sp3 में आपका टेट्राहेड्रल फॉर्म करता है। जब DsP2 का जो कन्फिग्रेशन हो जाती है तो आपका फॉर्म हो जाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन आपका टिक कर जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ DsP3 दिया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल में DsP2 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा और बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है 95, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू NiCN42- एंड निकल CO4। तो करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो अब निकल की बात करते हैं तो निकल इसमें +2 के कन्फिग्रेशन में देखा और यहाँ पर निकल 0 के फॉर्म में रहेगा। तो निकल 0 के बाद में रखता है। निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28। बाहरी कन्फिग्रेशन देखते हैं तो वो हो जाएगा आपका 3d2 4s2।
+2 के फॉर्म में रहेगा तो ये आपका 3D8 हो जाएगा। 3D8 मतलब, लेकिन ये जो CN होता है, पहले मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। CN जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो आपकी पेयरिंग करा देता है। पेयरिंग कराने की वजह से ये जो आपका d ऑर्बिटल होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ऐसे करके पेयरिंग में चले जाएंगे और इनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पेयर हो गए। यहाँ पर एक D खाली होगा और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स ये भेजेगा वो एक D में भेजेगा, एक S में भेजेगा, और 4 हैं और बाकी 2 P में भेजेगा। तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा DsP2, यानी कि NiCN4 से आपका स्क्वायर प्लेनर बनेगा। तो NiCO2 से तो आपका स्क्वायर प्लेनर बन गया। अब इसकी बात करते हैं कि NiCO4 से क्या बनेगा। तो NiCO4 के में कंसंट्रेशन जो होगी वो इतनी होगी, इतनी कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकले नहीं हैं, तो ये जो आपका ऑर्बिटल खाली था D वाला, ये S के इलेक्ट्रॉन्स इसमें उठ के पेयर हो जाएंगे और बाकी आपका जो फॉर्मेशन होगा वो sp3 कन्फिगरेशन का हो जाएगा। sp3 बन जाएगा इसमें और इसमें बन जाएगा dsp2, यानी कि आपका इसके केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा और इसके केस में स्क्वायर प्लेन है। तो ऐसा ऑप्शन आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 है, NiCO4 के में टेट्राहेड्रल और NiCN/CO4 में या CN6 में स्क्वायर प्लेन। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड आपको गिवन है, आपको उसका IUPAC नेम लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको बता दूं, जो IUPAC नेम लिखा जाता है बिल्कुल सेम लिखा जाता है। पहले आप जो है कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं, उसके सामने 8 लगा देते हैं, और फिर जो आपका एनायन में अगर मेटल होता है तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बगल में लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ मैं आयरन की। तो आयरन जो होगा वो आपका +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोनोडेंडेड लिगेंड बॉन्डेड टू अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्सेस। नंबर ऑफ मोनोडेंडेड लिगेंड जो होते हैं कॉम्प्लेक्स को जो कवर करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी के बारे में एक चीज़ आपको बताता हूँ। प्राइमरी वैलेंसी जो है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो यानी कि 1 और 3 आपका सेम मीनिंग निकाल रहा है, ये नहीं होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी नहीं होता है। जो मोनोडेंडेड लिगेंड्स जो किसी कॉम्प्लेक्स में कवर करते हैं उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जाना जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ नियरिंग एटम्स, नियर बाय एटम्स कितने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में जो दोस्तों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसकी मैग्नेटिक नेचर को भी हम बॉन्ड ऑर्डर से कोरिलेट करते हैं। उस कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, क्या ट्रिक होती है, ये जानने के लिए आप हमारी लेक्चर सीरीज को फॉलो करें। यहाँ पर मैं आपका डायरेक्ट आंसर ट्रिक कराता हूँ। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाउ मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Cu2+ आयन। Cu2+ आयन्स में डी इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है। तो Cu2+ का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 3d9 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे, बचेगा 3d9, और तो डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe3+ आयन। Fe3+ आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर दी गई है। तो Fe3+ आयन ऐसे जो है सिंपली फॉर्म में नहीं लिखेगा, ये कॉम्प्लेक्स की कंपाउंड है। अगर इसके बगल में कोई लिगेंड्स ना हो तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि उसमें बॉन्डिंग हो रही है, जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग कुछ नहीं कह सकते, कैन नॉट प्रिडिक्ट अनलेस लिगेंड्स आर नोन। लिगेंड्स जब तक हमको नहीं पता लगेगा तब तक हम आयन के ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते कि इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितनी पेयरिंग है। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो पेयरिंग हो जाएगी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, और अगर वीक लिगेंड रहेगा तो पेयरिंग नहीं होगी और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ जाएंगे। दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में हम मिलेंगे रिस्पेक्टिव 2018 के मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले पोर्शन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी एस्पिरेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर हमसे वहाँ पर आपकी परेशानी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।